तो स्वागत करती हूँ आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब सोच रहे होंगे कि मैडम टूटे हाथ पे भी चैन नहीं आ रहा है, तो टूटे हाथ पर ही मुझे चैन आया है क्योंकि मेरा हाथ टूट गया है। और आप लोगों को पता ही है कि मैं जॉब करती हूँ, जिस वजह से मुझे चैनल के लिए समय नहीं मिल पाता है। क्योंकि अब मेरे को चोट लगी है तो मैं इन छुट्टियों का थोड़ा यूटिलाइज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और अपने लिए भी थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ, थोड़ा आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, पढ़ाऊँगी। अगर अच्छा लगे तो बताना कमेंट्स में, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मॉक टेस्ट सर करा चुके हैं, सेकंड मॉक टेस्ट मैं करा रही हूँ हिंदी का। मुझे थोड़ा हिंदी मजाक लगता है तो मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 20 क्वेश्चन है, आप लोग अपना देखते रहना, एक पेपर लेके बैठ जाना कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है कि नहीं है, ठीक है। बच्चे होते हैं पर्यायवाची पूछ रहा है, चलिए ठीक है लगा दिया, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही करता है कि वो नहीं है पूछ रहा है। तो रास बिहारी बोस दिल्ली, अब ये है रेखांकित, दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। तो दिल्ली षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो साजिद, दुर्भिसंधि, कुचक्र, साजिश। तो कौन सा होगा? देखो, साजिश भी षड्यंत्र का ही पर्याय है, कुचक्र भी षड्यंत्र का ही पर्याय है, दुर्भिसंधि भी षड्यंत्र का ही पर्याय है। तो बचा क्या ऑप्शन हमारा? साजिद। तो साजिद हमारा ऑप्शन है, इसका सही आंसर साजिद होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो हर साल, मतलब हर साल नहीं, मतलब ज़्यादा मोस्टली पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप एक नज़र से देख लेना। बाकी पर्यायवाची भी आप देखना, लेकिन इनको जरूरी देखना। अतिथि, अतिथि का क्या होता है? मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना। अलंकार का आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अश्व का हाय, तुरंग, बाजी, घोड़ा, घोतक। अरंडे का जंगल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देखिए तो जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार। अंतरिक्ष का खगोल, नवमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल। अंबुज का कमल, पंकज, नीरज, बारिज, जलज। देखिए अंबुज में क्या होता है? देखिए अंबुज से, अंबु मतलब क्या होता है? पानी। इससे आप दो पर्याय बड़े आराम से याद कर लोगे। पानी में जब जा लग जाएगा, जा, ये हमारा पानी में जब जा लग जाएगा तो किसका बन जाएगा? बादल का, ठीक है। तो ये दो याद रखना, पानी में जा लगा दो कमल बन जाएगा, दा लगा दो बादल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके ब्लोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? देखिए अब भर्त्सना के स्थान पर ब्लोम शब्द पूछ रहा है, तो ब्लोम शब्द किस में किया गया है? नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की। भर्त्सना मतलब बुराई होता है। नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की। बुराई आलोचना एक समान है। बुराई कर दो किसी की, आलोचना कर दो या निंदा कर दो, निंदा भी उसी का ही पर्याय है। अब भर्त्सना का अपोजिट क्या हो गया? प्रशंसा। तो नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, ये इसका ब्लोम हो गया। अब और भी इंपॉर्टेंट ब्लोम शब्द हैं जो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, बाकी आपको इनसे अलग भी करना है। तो जड़, चेतन, वक्ता, श्रोता। वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला। उन्मूलन, रोपण। आघात, प्रतिघात। अनिवार्य, ऐच्छिक। आवृत, अनावृत। विज्ञ, अज्ञ। आलोक, तिमिर। कृत्रिम, प्राकृतिक। कृत्रिम यानी कि रेडीमेड, प्राकृतिक जो नेचुरल प्रकृति हमें दे रही है। अनिवार्य कि भाई ये करना ही करना है। ऐच्छिक, मेरा मन मैं करूँ नहीं करूँ, है ना। तो इसी तरह से आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, उसने तो पिता की नाक कटवा दी। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए उसने तो पिता की नाक कटवा दी, तो इसका क्या है? नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि यार उसने तो नाक कटवा दी, किसी की लड़की भाग जाए, किसी का लड़का शराब पी के नाले में पड़ा हो, बोलते हैं ना यार उसने तो पिता की नाक कटा दी। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत हानि होना। हानि होने पर तो नहीं होगा ना नाक कटवाने का। हानि तो मुझे भी हो जाएगी, किसी को भी हो जाएगी, किसी भी चीज़ की हानि हो सकती है। जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना से तो कहीं से नाक नहीं कट सकती है। विवाह करना, विवाह करने से भी नाक नहीं कटती है, सब लोग विवाह करना। प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, ये है हमारा, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, यानी कि उसकी मान सम्मान को हानि पहुंच गई,
किसी लड़के ने कोई लड़की छेड़ दी तो उसके पिता पर उंगली उठती है कि उनका लड़का कितना खराब है ना, इस तरह से बात उठती है। तो ऐसा कोई गलत काम मत करना कि अपने पापा की नाक कटा दो। दिए गए प्रश्न में पत्रावली शब्द का सही संधि विच्छेद है। पत्रावली शब्द का, तो पत्रा बली ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें आ का डंडा है, यहाँ आ है, नहीं होगा। पात्र ये कहीं से भी नहीं होगा। पत्र बली ये भी नहीं है। ये है पत्र प्लस अबली। पत्र प्लस अबली, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होगी। कैसे हो गई पत्रावली में दीर्घ संधि? पत्र, ठीक, पत्र प्लस अबली। अब बोलोगे ये तो मैम लिखा ही हुआ है, आप क्यों लिख रही हो दोबारा? मैं बता दूं, इसमें जब कोई भी लेटर हो, कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन में जब तक अगर हलंत नहीं है तो समझ लो उसमें आ शामिल नहीं है। यदि व्यंजन में हलंत है तब उसमें आ शामिल नहीं है, और अगर हलंत नहीं है तब उसमें आ होता है। जैसे इसका भी मैं अगर संधि करूं, इसकी भी अगर मैं पत्र की भी संधि करूं तो प प्लस आ प्लस त्र प्लस आ, त्रा की भी और संधि हो जाएगी, ता प्लस रा त्र, तो इसकी भी और लंबी संधि हो जाएगी। तो ये इसमें आ शामिल है। आ प्लस आ क्या हो गया? बड़ा आ, ठीक। ये हमारी दीर्घ संधि हो गई। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, दीर्घ संधि। तो इस तरह से आपको दीर्घ संधियों को करना है। अब थोड़ी बहुत संधियां आगे दे रखी हैं, चलिए नहीं दे रखी, आप पढ़ लीजिएगा दीर्घ संधि, और बहुत सारी संधि दीर्घ संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, वो व्यंजन संधि भी बहुत ज़्यादा आती है। दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि और दीर्घ संधि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगी, तो उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी हम लोग तो हैं ही, हम लोग तो पढ़ाएंगे ही। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव जिसका पहला पद, यानी कि पहला पद, जिसका पहला पद प्रधान हो, ठीक, मतलब उसके पहले पद से ही पता चल जाए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेन देन, सज्जन, चिड़ी मार, तो इनमें अव्ययी समास नहीं है। इनमें कौन सा समास है मैं आगे बताऊंगी। परोक्ष, परोक्ष का पहला शब्द, पहला पद परोक्ष, तो इसका पहला पद जो है वो आपका प्रधान है, तो इसमें परोक्ष में हो गई। अब बाकी जो है सज्जन, सज्जन में कर्मधारय समास है, लेन देन में द्वंद्व समास है, चिड़ी मार में तत्पुरुष समास है। अब द्वंद्व समास बहुत इजी होता है, द्वंद्व और एक दिगु, मुझे ये दो समास बहुत इजी लगते हैं। द्वंद्व समास में जिसे डैश जिसमें आ जाए समझ लो वो द्वंद्व समास, लाइक माता पिता, माता पिता, ये हो गया आपका द्वंद्व समास। और भाई बहन, भाई बहन, ये हो गया द्वंद्व समास। दिगु समास क्या होता है? जिसमें नंबरिंग आ जाए, नंबरिंग, नौग्रह, नौग्रह, ये हो गए दिगु समास। पंचतंत्र, लाइक दिगु, जिसमें नंबर आ जाए वो दिगु समास। निम्नलिखित में से एक से अधिक उपसर्ग, अब क्या पूछ रहा है? एक से अधिक उपसर्ग, ये क्वेश्चन में पढ़ना बहुत जरूरी है, ना कि उपसर्ग पढ़ लो खाली। एक से अधिक उपसर्ग जिसमें है वो अंतरराष्ट्रीय में एक ही उपसर्ग है, संप्रेषण में भी एक ही उपसर्ग है, परिमार्जन में भी एक ही उपसर्ग है। ये है इसका उपसर्ग, ये इसका उपसर्ग, ये इसका उपसर्ग। निर्विरोध में दो उपसर्ग दिख रहे हैं, देखिए एक हो गया निर, एक हो गया बी। इसमें कितने हो गए? निर और एक हो गया प्लस बी, तब जाके बना निर्विरोध, ठीक। ये दो उपसर्ग यूज हो रहे हैं तब जाके इसका एक शब्द बनेगा निर्विरोध। अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, मैं बता ही चुकी हूँ और एक बार और देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय में अंतः हमारा उपसर्ग हो गया, संप्रेषण में संक्षेपण, परिमार्जन में परिमार्जन, ये उपसर्ग। उपसर्ग जान रहे हैं क्या होता है? जिसके आगे कोई एक शब्द लगा हो जिससे दूसरा शब्द बन रहा हो, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय भी ऐसी होता है, प्रत्यय पीछे लगता है ना।
शब्द मानसिक में कौन सा प्रत्यय आ गया, मानसिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा है, इक। मानस प्लस इक, मानसिक। नेक्स्ट, अचला नदी में पानी भरने गई। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब कारक संबंधित त्रुटि है, यानी कि यहाँ पर त्रुटि है, कारक संबंधित त्रुटि। तो अचला नदी ने पानी भरने गई, ये तो पढ़ने में भी गलत लग रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अचला नदी को पानी भरने गई, ये भी गलत है। अचला नदी से पानी भरने गई, अचला नदी के लिए पानी भरने गई, ये भी नहीं होगा, के लिए भी नहीं होगा। अचला नदी से पानी भरने गई, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अचला नदी से पानी भरने गई। नेक्स्ट, अब निम्नलिखित रसों और स्थायी भावों में सही सुमेल कीजिए। अब रस और स्थायी भाव के बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें आप 4-6 याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे। करुण रस का क्या होता है, करुण रस यानी कि दुख है, बहुत ज़्यादा करुण है, तो करुण रस का हो गया शोक। श्रृंगार रस रति है ना, श्रृंगार रस रति। वीर रस, वीर रस का हो जाएगा हमारा उत्साह। वात्सल्य, वात्सल्यता। तो इसमें देख लीजिए हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ए का 2, हाँ ए का 2 है, यही है, बस खत्म, एक ही ऑप्शन से काम हो गया, ए का 2। नेक्स्ट, अब बता ही दिया है, थोड़े बहुत रस और भी हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। रस स्थायी भाव, श्रृंगार का रति, करुण का शोक, हास्य का हास्य का हास्य, हंसना हास। वीर का उत्साह, वीर में उत्साह होता है तो उसका रस उत्साह हो गया। भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, रौद्र रूप, जब शंकर जी रौद्र रूप लेते हैं तो उनको क्या होता है, क्रोध आता है, तो रौद्र का क्रोध। अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय, शांत का निर्वेद या निवृत्ति, भीभत्स का जुगुप्सा, वात्सल्य का, ये वात्सल्य का वात्सल्यता है, रति नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, ठीक है, वात्सल्यता कर लेना। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। देखिए नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो भाग का नहीं है पूछ रहा है, तो भाग मतलब बांटना भी होता है ना, भाग का अनेकार्थी बांटना भी होता है, विभाजन भी होता है, हिस्सा भी होता है। ब्याज नहीं है ना, ब्याज इंटरेस्ट होता है, ब्याज मतलब भाग नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर ही हो गया। और भी अनेकार्थी शब्द जो बार बार रिपीटेशन होते हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। आपत्ति का विपत्ति, ऐतराज, अपेक्षा का इच्छा, आवश्यकता, आशा इत्यादि भी होते हैं। इत्यादि मतलब ये इसका मतलब नहीं है, और भी ऐसे हैं। अंबर का आकाश, अमृत वस्त्र, अनंत का आकाश, ईश्वर विष्णु, अंतहीन शेषनाग, अवकाश का छुट्टी, अवसर अंतराल, अवकाश का छुट्टी, और अंतर का शेष, दूरी, हृदय भेद, अर्क का इंद्र, सूर्य, रस, अकवन, अंकुर का कोंपल, नोक, सूजन, रोआ। अंकुर जानते ही होंगे। निम्न में से तद्भव शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। तद्भव, देखिए तद्भव क्या होते हैं, जो मतलब संस्कृत को हिंदी में मतलब गांव की साधारण बोलचाल में बदल देते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। मेरी अपनी पर्सनल डेफिनेशन है, तो ऐसे मकड़ी को हम और क्या बिगाड़ सकते हैं, है ना। जैसे मान लो गांव में कोई बोल रहा है मकड़ी को, हमारे दादा वगैरह बोलते हैं तो क्या बोल देंगे, मरकटी बोल देंगे, मरकटी, है ना, तो ये हो गया मरकटी। नेक्स्ट, थोड़े बहुत तद्भव ये भी हैं, यव का जो, रज्जू का रस्सी, ये बार बार रिपीटेशन वाले हैं जो मैं आपको लाके दे रही हूँ। लवंग का लौंग, श्रावण का सावन। देखो पहले बोलते थे, बहुत पहले, श्रावण माह आने वाला है, अब क्या बोलते हैं, सावन माह आने वाला है, यानी कि जो बिगड़ चुके हैं वो शब्द है ये। सावन, शुष्क का सूखा, मास का महीना, एकादश का 11, कोटि का करोड़, कदली का केला, कार्य का काज। पहले बोलते थे कार्य, फिर काज बन गया, अब आगे जाके पता नहीं क्या बन जाएगा। मृतिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। मृतिका, पहले मृतिका किस चीज को बोलते थे, मिट्टी को, तो इसका क्या है, मिट्टी। मिट्टी मतलब मिट्टी को पहले मृतिका बोलते थे। अब मृतिका कोई पुराना सीरियल देख लेना, उसमें हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल है? देखिए अपूर्ण भूतकाल, ये थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन कर सकता है कि अपूर्ण भूतकाल, आप सोचेंगे आपका फोकस कहाँ रहेगा? भूतकाल पे, ठीक है, बीते हुए पे फोकस रहेगा, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें कौन सा होगा हमारा अपूर्ण भूतकाल? श्रेया खाना बना रही थी, सभी लोग सो चुके हैं, रीता ने साड़ियाँ खरीदी थीं, बच्चे ने पाठ पढ़ा। तो इसमें कौन सा होगा? देखो बच्चे ने पाठ पढ़ा, पढ़ चुका है, ये काम कंप्लीट हो चुका है, अपूर्ण नहीं है। रीता ने साड़ियाँ खरीदी थीं, वो खरीद चुकी है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। सभी लोग सो चुके हैं, सब सो चुके हैं, पता है हमें, सो गए सब। श्रेया खाना बना रही थी, बना रही थी, अभी वो बना रही थी, अब क्या बना चुकी है या बना रही होगी, नहीं मालूम। तो ये अपूर्ण सेंटेंस ही अपूर्ण लग रहा है ना, अगर इसको हम टुकड़ों में देखें तो। अब देखिए, अब अन्य काल हैं, तो काल परिभाषा उदाहरण मैंने दे रखे हैं। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे ने पाठ पढ़ा। पूर्ण भूतकाल क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से काम के कुछ समय पूर्व ही पूरा होने का पता चले, अर्थात काम अभी अभी समाप्त हुआ, उस कहते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है, पूर्ण भूतकाल। जैसे अभी भी समय काम कंप्लीट हुआ तो उसे पूर्ण भूतकाल। मैंने पुस्तक खरीदी थी। आसन भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि यह कार्य कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ हो, वहाँ आसन भूतकाल होता है। जैसे राम सो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले सोया है ना, तो राम सो चुका है, ये आसन भूतकाल हो गया। और अपूर्ण भूतकाल मैं आपको बता चुकी हूँ। निम्नलिखित कृतवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य वाक्य में बदलिए। तुम अखबार पढ़ते हो। अब कृतवाच्य को हम कर्म वाक्य में बदलेंगे तो क्या यूज करेंगे, है ना? से या द्वारा, ये दो शब्द हम यूज करके इसको हम बदल सकते हैं कर्म वाच्य में। तो तुमने अखबार पढ़ा, ये नहीं होगा। तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, आ वही रहा है कि हाँ तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। सेंटेंस भी हमारा नहीं बदला है, लेकिन हमने क्या यूज कर दिया? द्वारा। तो ये हमारा सेंटेंस कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। अब ये थोड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, वाच्य। वाच्य क्या है पहले ये पढ़ लें। वाच्य, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य। अब कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। लड़कियां बाजार जा रही हैं। ये सब आप पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप पर सर शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प को कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अब देखिए, कोष्टक विराम चिन्ह यानी कि ऐसे या ऐसे, ये विराम चिन्ह कोष्टक होते हैं, इनको पढ़ लेना। कृतज्ञ, इसमें क्या है? बराबर का है। इसमें जो द्वंद्व समास, इसमें द्वंद्व समास भी है, ठीक है, ये वाला चिन्ह यूज किया गया है। और हमारा कोष्टक विराम देखिए, ये दिख रहा है कोष्टक विराम। ये उन दिनों में कैरियर स्कूल था, जो कि अब इंटर कॉलेज में संस्कृत अध्यापक था, ऐसे बन गया है, ठीक है, अब वो इंटर कॉलेज बन गया है। अब नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस उसके लिए, साहित्य के लिए? उनके जीरो रोड, शालमली, जिंदा मुहावरे, पारिजात। उनका क्या है? पारिजात है। किसका? नासिरा शर्मा। ये देखिए, ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप इनको कर पाएंगे। इन क्वेश्चनों को, जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है, इनको तभी आप कर पाएंगे। इनको थोड़ा बहुत आपको याद कर लीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला किसको मिला, 2025 का किसको मिला है, 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा, ये इनको कौन सा मिला है? 2016 का उपन्यास पारिजात के लिए दिया गया है।
पारिजात एक ब्रॉड कैनवास का उपन्यास है। इस उपन्यास में पारिजात एक रूपक नहीं बल्कि नए पुराने रिश्तों की दास्तान है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों दिया जाता है? भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ जो रचनाएं होती हैं या जो लिखते हैं उनको दिया जाता है। 1955 से लगातार दिया जा रहा है। इसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि दी जाती है। ये भी पूछ लेते हैं कि क्या दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार में, तो ताम्रपत्र के साथ एक नगद राशि दी जाती है। नगद राशि कितनी होती है? 1 लाख रुपए। तो अच्छा लिखना आप लोग भी 1 लाख रुपए मिल जाएगा। अब पढ़ लेते हैं गद्यांश। तो गद्यांश हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ बच्चे गद्यांश कैसे करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर गद्यांश पे आते हैं, ऐसे करते हैं। कुछ कैसे करते हैं कि पहले एक बार गद्यांश पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले एक बार गद्यांश पढ़ती हूँ अच्छे से, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। तो हम पढ़ लेते हैं गद्यांश को। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। हिंदी की अनेक बोलियों व उपबोलियां हैं जिनमें खड़ी बोली को मानक हिंदी नाम दिया गया है। किसको दिया गया है? देखिए थोड़ा सा ऐसे मतलब हाइट करते जाइए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि क्वेश्चन आपने अभी पढ़े नहीं है। खड़ी बोली को मानक नाम हिंदी नाम दिया गया है। इसी खड़ी बोली से हिंदी में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। इस खड़ी बोली के अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय बोलियां समाविष्ट नहीं हैं। क्षेत्रीय बोलियां इसमें समाविष्ट नहीं हैं। संपूर्ण देश में भाषा एक रूपता व उसे अनुशासित रखने के लिए मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। मानक का अर्थ होता है, मानक का अर्थ परिनिष्ठित, आदर्श, श्रेष्ठ। भाषा के जिस रूप का व्यवहार शिक्षा, प्रशासनिक कार्यों, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उसमें उपस्थित विविध विषमताओं को दूर करके उसमें सभ्यता लाकर एक रूप में किया जाता है, वही भाषा मानक रूप होता है। वही भाषा का मानक रूप होता है। किसी क्षेत्र की स्थानीय या आंचलिक बोली का शब्द भंडार सीमित होता है तथा उसका कोई नियमित व्याकरण भी नहीं होता, जिसके कारण इसे आधिकारिक या व्यवहारिक भाषा का माध्यम नहीं बताया जा सकता। इसलिए ऐसी बोली विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आदि कारणों से अपना एक व्याकरणिक रूप विकसित कर लेती हैं, जो कि पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में लिखित रूप में प्रयोग होने लगता है। इस प्रकार वह बोली एक मानक भाषा बन जाती है। ठीक है, कैसे बनी मानक भाषा हमने पढ़ लिया है ना। भाषा प्रयोग की दृष्टि से यह बोली व्यापक हो जाती है, एक और आदर्श परिनिष्ठितता को प्राप्त कर लेती है। इसकी एक मानक शब्दावली का जन्म हो जाता है, जिससे यह मानक भाषा शुद्ध व परिमार्जित हो जाती है। अब भाषा का मानकीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय भाषा के स्तर पर चाबी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कुंजी, खोलनी, चाबी आदि। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि पूरे हिंदी प्रदेश में चाबी को खोलनी या कुंजी कहा जाए और सभी को समझ आ जाए। इसलिए इस शब्द के यदि एक मानक रूप चाबी को स्वीकृत किया जाए तो पूरा हिंदी प्रदेश इसके प्रयोग को समझ जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा का मानकीकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है। एक आदर्श या मानक भाषा अपने आप में जीवंत, स्वायत्त और ऐतिहासिक होती है। तो इससे आपको क्या समझ में आया है ना। तो मानक भाषा का इसमें बताया गया है कि मानक भाषा कैसे बनती है, क्यों जरूरी है मानक भाषा। परिमार्जित शब्द का अर्थ क्या है, तो हमने अभी पढ़ा उसमें परिमार्जित शब्द को, है ना। देख लीजिए एक बार, परिमार्जित शब्द यहाँ ये है परिमार्जित शब्द। तो यह मानक भाषा शुद्ध व परिमार्जित हो जाती है। शुद्ध व परिमार्जित हो जाती है तो अनर्थ नहीं हो सकता। थोड़ा इसमें हमें देखना भी है अर्थ। तो साहित्यिक
त्रुटियों को दूर करना, क्योंकि हम मानक भाषा बना रहे हैं तो उसमें जैसे चाबी का भी हमने पढ़ा, कुंजी कोई कुछ बोल रहा है, तो जब मानकीकरण कर देंगे तो उसका उसकी जो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो साहित्यिक त्रुटियों को दूर कर परिमार्जित करना होता है। नेक्स्ट, परिमार्जित का और भी देख लीजिए, उसमें ऑप्शन है तो उनके भी देख लीजिए। परिमार्जित शब्द का अर्थ है साहित्यिक त्रुटियों को दूर करना। परिमार्जित शब्द के अन्य अर्थ हैं धोया या मंजा हुआ, साफ किया हुआ। अब देखिए इसका परिमार्जित का और भी शब्द है, धोया या मंजा हुआ, साफ किया हुआ, ये शब्द इसके हैं। अगर इसका मानकीकरण ना होता तो हमें नहीं पता चलता साहित्यिक त्रुटियां, कुछ भी यूज कर लेते। ब्लोम शब्द, परिमार्जित का ब्लोम क्या होगा? अपरिमार्जित। अब जो दूसरे ऑप्शन थे उनका भी मैं थोड़ा डिटेल कर दूं। अनर्थ का क्या होता है? उपकार के विपरीत काम या अनुचित या बुरा काम, ठीक है, अनर्थ का। ब्लोम क्या हो गया? अर्थ। परिनिष्ठित, जो पूरा या संपन्न किया जा चुका हो, निपटाया हुआ, है ना। अब ब्लोम क्या हो गया? अपरिनिष्ठित, यानी कि निपटाया हुआ नहीं है। सरल का आसान, सादा, सुगम, सहज, सुलभ, सहल, सीधा, ऋजु, भोला, सरल का। ब्लोम क्या हो गया? कठिन। इसके भी ब्लोम और भी होंगे, वो याद कर लीजिएगा। मानक शब्द का पर्याय क्या होगा? मानक शब्द का पर्याय क्या होगा? तो मानक जिसे बोलते नहीं, गोल्ड लेने जाओ, मानक, मानकीकरण है, मानक है, प्रमाणित है ना। तो इसी तरह से इसका मानक का क्या हो गया? प्रमाणिक। ठीक, तिरस्कार, अच्छा, ये नहीं होगा। प्रमाणित होगा, क्योंकि मानकीकरण करते हैं तो हम उसको ठप्पा लगाते हैं, एक तरह से प्रमाणित करते हैं कि यहाँ हमें चाबी के लिए खोलनी शब्द नहीं यूज़ करना है, अपनी लोकल भाषा में कर लो। लेकिन अगर हिंदी भाषी हो जैसे, तो चाबी को बोलते ही समझ में आ जाए कि चाबी है, की है। खोलनी बोलनी को ये समझ ना पाए, लेकिन बाकी सब लोग चाबी से समझ जाएंगे। मानक, मानक शब्द का पर्याय होगा प्रमाणिक। मानक का अन्य पर्यायवाची प्रतिमान, आदर्श, प्रतिरूप, नमूना। और ब्लोम क्या होगा? अमानक। अब बाकी जो ऑप्शन है उनका, तिरस्कार का अपमान, उपेक्षा, अनादर, फटकार, डांट, अवज्ञा, उपहास, खिल, है ना। और तिरस्कार का ब्लोम क्या होगा? तिरस्कार का ब्लोम पुरस्कार या स्वागत, यानी का उसका तिरस्कार करो तो उसका स्वागत कर दो, ब्लोम हो गया। अच्छा का बढ़िया, बेहतर, भला, चोखा, उत्तम। ब्लोम क्या हो गया? बुरा। अच्छा का बुरा, सबसे अच्छा ब्लोम यही है, अच्छा का बुरा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा। देखिए इतना गद्यांश पढ़ा, इसके बाद भी अगर शीर्षक समझ में नहीं आया तो आप 4 बार गद्यांश पढ़ोगे फिर। तो एक ही बार में हमें ऐसे गद्यांश पढ़ना है कि हमें समझ में आ जाए। तो पूरे उसमें हमने गद्यांश में क्या पढ़ा है? राष्ट्रभाषा नहीं पढ़ा, राजभाषा नहीं पढ़ा, खड़ी भाषा नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है मानक भाषा। तो इसका सही शीर्षक क्या हो गया? मानक भाषा। किसी भी भाषा को, खड़ी भाषा हो या कोई भी भाषा हो, उसका मानकीकरण कर दो तो वो मानक भाषा बन जाती है। मानक भाषा समझ ही रहे होंगे क्या। बोली मानक भाषा कब बन जाती है? देखिए बोली जो होती है वो मानक भाषा कब बन जाती है? व्यवहारिक रूप में प्रयोग होने लगे? नहीं। सांकेतिक रूप में प्रयोग होने लगे? नहीं। बोली, सांकेतिक भाषा एक जैसी समझो। लिखित रूप में प्रयोग होने लगे? हाँ, ये इसका ऑप्शन सही है। बोली का जब लिखित रूप में प्रयोग होने लगे तब वो मानक भाषा बन जाती है, वैश्विक स्तर पर प्रयोग होने लगे। देखिए लिखित रूप में प्रयोग होने लगे मानक भाषा के, जैसे चाबी का भी इसमें पढ़ा था। चाबी, चाबी को कुछ खोलनी बोल रहे थे, ठीक, खोलनी, कुछ कुंजी बोल रहे थे। तो अब इसका मानकीकरण करके क्या कर दिया गया है? इसका हमने बोली जो खोलनी था, इसका मानकीकरण किस में करा? चाबी में, चाबी में। तो चाबी इसका मानक भाषा बन गई, यानी कि लिखित रूप में हम क्या यूज करेंगे? चाबी। तो इतने हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, आगे और क्वेश्चन नहीं है। अगर अच्छी लगी हो टेस्ट, ये मॉक टेस्ट, तो बताइएगा, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और आज के 20 क्वेश्चन है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।